हेलो एवरीवन। आइए बच्चों, हम लोग आहार आयोजन चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानते हैं। तो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। तो सबसे पहले परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की पसंद के आधार पर स्वीकार्य भोजन प्रदान करना बहुत ही कठिन कार्य है। आहार नियोजन के सभी सिद्धांत से परिचित होने पर भी गृहिणी परिवार के सदस्यों के अनुसार खाद्य पदार्थों का चयन नहीं कर पाती। इसका कारण है कि बहुत से कारक आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं। क्या है? ये बहुत ही कठिन है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए, हर एक सदस्य के लिए अलग अलग व्यवस्था करना एक गृहिणी के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। फिर भी एक गृहिणी की बहुत ही कोशिश होती है कि वो सभी की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आहार आयोजन को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं या कौन कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं। तो इसका सबसे पहला कारक है आर्थिक कारक। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए भोजन की मात्रा व प्रकार का चुनाव परिवार की आय पर निर्भर करता है। हम लोगों ने पहले भी जाना कि एक गृहिणी जब आहार का आयोजन करती है तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये होती है कि परिवार के आकार और परिवार की आर्थिक स्थिति, इन दो बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसमें आप आय जितनी कम होती जाएगी, भोजन पर प्रतिशत खर्च उतना ही बढ़ता जाता है। आहार नियोजन पर उतना ही अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आय के आधार पर समाज को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति खाद्य पदार्थ हो, चाहे वह मौसम के हों या बिना मौसम के, स्थानीय हो या अन्य प्रांतों के, में से अपनी पसंद के खाद्य पदार्थों का चयन कर सकते हैं। परंतु निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति अपने भोजन में अधिक महंगे खाद्य पदार्थ सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, जैसे दूध, फल, मांस इत्यादि। इसलिए उनको ऐसे उपाय अपनाने होते हैं जिनसे कम कीमत में पौष्टिक आहार की प्राप्ति हो सके। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ही महंगा खाद्य पदार्थ का चुनाव अपने आहार में करेंगे तभी हमें सभी पौष्टिक तत्वों की पूर्ति होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सस्ते में भी पौष्टिक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि गृहिणी को इसकी जानकारी अच्छी तरह से हो। तो हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कुछ उपाय हैं, जैसे सस्ते खाद्य पदार्थ में अनाजों का अधिक प्रयोग करें। चावल, गेहूं के स्थान पर सस्ते अनाज रागी, ज्वार, बाजरा इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। मौसमी तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध फलों व सब्जियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अब तो सभी मौसम में सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन कभी कभी पहले ऐसा हुआ करता था, जैसे आम के मौसम में या सेब के मौसम में ही सेब की प्राप्ति होती थी, लेकिन अभी सारे चीज़ उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन बिना मौसम के होने की वजह से कभी महंगे तो कभी सस्ते हो जाते हैं। तो जो एक मध्यम श्रेणी के लोग हैं वो इसे मौसम के अनुकूल ले सकते हैं। खाना पकाने की ऐसी विधियों का प्रयोग करें जिससे पौष्टिक तत्वों की हानि नहीं हो, जैसे प्रेशर कुकर में खाना पकाना। सस्ते गिरीदार फल जैसे मूंगफली का प्रयोग भी किया जा सकता है। बचे हुए खाद्य पदार्थों का सदुपयोग करके भी हम इसकी बचत कर सकते हैं। फिर है परिवार की आकार व रचना। पहला क्या था? आर्थिक कारक। उसके बाद दूसरा परिवार का आकार व रचना। इसमें हम लोग देखते हैं परिवार का आकार। परिवार के आकार से तात्पर्य परिवार के सदस्यों की संख्या से होती है।
आहार की मात्रा काफ़ी हद तक सदस्यों की संख्या को प्रभावित करती है। यदि सदस्य अधिक हैं तो खाना अधिक मात्रा में बनेगा। परिवार एकाकी है या संयुक्त यह कारक भी आहार आयोजन को काफ़ी प्रभावित करता है। उसके बाद है परिवार की रचना। परिवार की रचना से अभिप्राय परिवार के सदस्यों की आयु, लिंग, व्यवसाय तथा शारीरिक स्थिति से है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं आयु विभिन्न पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता निर्धारित करती है। जैसे बढ़ती उम्र के बच्चों को अधिक प्रोटीन और अधिक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। प्रौढ़ों को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार भोजन की आवश्यकता होती है। प्रौढ़ व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करते हैं उस प्रकार से उनकी आवश्यकता बढ़ती है। फिर है व्यवसाय व क्रियाशीलता। इसमें देखते हैं अधिक शारीरिक श्रम करने वाले को अधिक ऊर्जा की तथा अधिक मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विभिन्न व्यवसाय को श्रम के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है हल्का श्रम। तो हल्के श्रम के अंतर्गत किन किन लोगों को रखा गया है? अध्यापक, वकील, डॉक्टर, नर्स इत्यादि। दूसरा है मध्यम श्रम। इसमें ड्राइवर, कुम्हार, बढ़ई इत्यादि। और तीसरा है कठोर श्रम, बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत, तो खिलाड़ी, मजदूर, लोहार इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं लिंग के अनुसार। तो लिंग के अनुसार क्या है? पुरुषों का भार, लंबाई, शारीरिक संरचना व कार्य क्षेत्र स्त्रियों से भिन्न होते हैं। जैसे एक 30 वर्षीय कठोर श्रम करने वाली स्त्री को प्रतिदिन 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो समान आयु के एक कठोर श्रम करने वाले पुरुष को 3900 कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्या है? एक सामान्य श्रम करने वाली महिला है, तो इसमें लिंग के अनुसार बताया गया है। तो एक महिला है तो उसको 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि एक पुरुष है उसी आयु वर्ग के हैं तो उन्हें 3900 कैलोरी की आवश्यकता होती है। फिर है शारीरिक दशा या शारीरिक स्थिति। इसमें हम लोग देखते हैं परिवार में कोई रोगी, गर्भवती स्त्री या स्तनपान कराने वाली स्त्री हो तो उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं परिवार के अन्य सदस्यों से भिन्न होती है। जैसे मधुमेह के रोगी को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम देनी होती है। गर्भवती स्त्रियों को इसकी अधिक आवश्यकता हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मौसम किस प्रकार से आहार आयोजन को प्रभावित करता है। तो भोजन मौसम के अनुकूल होना चाहिए। मौसम बदलने के साथ ही भोज्य पदार्थों की उपलब्धता तथा हमारे आहार व रुचियों में परिवर्तन होते हैं। गर्मियों में घिया, तोरी, सीताफल, टिंडे, करेले आदि सब्जियां बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है और सर्दियों में गाजर, मूली, टमाटर, गोभी इन सब सब्जियों की पर्याप्तता होती है। मौसमी खाद्य पदार्थ अधिक रुचिकर और पौष्टिक भी होते हैं। समय पे अगर हम उन सब चीज़ों की प्राप्ति कर लेते हैं या खरीदारी करते हैं या हम अपने आहार में इसका समावेश करते हैं तो उस समय ये खाने में भी स्वादिष्ट और रुचिकर होता है, साथ ही पौष्टिक भी होता है। शारीरिक आवश्यकताएं भी मौसम के अनुसार बदलती रहती है। गर्मियों में ठंडे पदार्थ, स्वाभाविक है कि गर्मी के दिनों में हम लोग ठंडे पदार्थ, लस्सी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, शरबत है, विभिन्न इसके आइसक्रीम है, कुल्फ़ी है, ये सब खाने में अच्छे लगते हैं। जबकि सर्दियों में ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थ, उस समय सर्दियों के दिनों में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, तो उसके लिए मूंगफली या तिल के गजक, पंजेरी, गर्म पकौड़े, टिक्की, समोसे, चाय, कॉफ़ी इत्यादि अधिक रुचिकर लगते हैं। अतः गृहिणी को चाहिए कि मौसम के अनुसार ही खाद्य पदार्थों का चुनाव करें। फिर है खाद्य उपलब्धता। खाद्य पदार्थों की उपलब्धता का भी आहार आयोजन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है।
गृहिणी को स्थानीय उपज के खाद्य पदार्थ का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए तटवर्ती क्षेत्रों में मछली तथा अन्य समुद्री पदार्थ आसानी से और सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए ये इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आहार का मुख्य अंग बन जाता है। समुद्री क्षेत्र में क्या है, जो लोग उस तट पे रहते हैं वहाँ के लिए ये अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है। यदि वैसे तो आज यातायात के साधनों में वृद्धि, उचित संरक्षण और संग्रहण के तरीकों के कारण खाद्य पदार्थों की उपलब्धि हर जगह बढ़ गई है। क्या है कि अब यातायात की सुविधा इतनी अधिक हो गई है कि हर जगह हर चीज़ उपलब्ध आसानी से हो जाता है। उसके बाद है खाद्य स्वीकृति। व्यक्ति की पसंद, नापसंद, धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाज कुछ ऐसे कारक हैं जो कि व्यक्ति की भोजन के प्रति स्वीकृति या अस्वीकृति को प्रभावित करते हैं। आहार आयोजन करते समय इन सभी पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहला है पारंपरिक क्षेत्र के खाद्य पदार्थ। पारंपरिक क्षेत्र के खाद्य पदार्थ में आहार में क्षेत्र विशेष के खाद्य पदार्थ सम्मिलित करने से भोजन अधिक स्वीकार्य हो जाता है, क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोग इन खाद्य पदार्थों से परिचित होते हैं तथा उसी तरह उनके स्वाद भी विकसित हो जाते हैं। जैसे साउथ इंडियन है तो वो लोग इडली, डोसा, इन सब चीज़ों का अपने भोज्य पदार्थों में ज़्यादा समावेश करते हैं। जैसे दक्षिण भारत में डोसा, इडली वगैरह, पश्चिम बंगाल में ढोकला, खांडवी, इन सब चीज़ों का भोज्य पदार्थों में समावेश रहता है। फिर है धार्मिक मान्यताएं। भोजन की स्वीकृति में धर्म की विशेष भूमिका होती है। जैसे कुछ संप्रदायों में मांसाहारी खाद्य पदार्थों की सख्त पाबंदी होती है। कुछ लोग खुद से नहीं खाते हैं, कुछ धर्मों में इसकी पाबंदी होती है। कुछ संप्रदाय में लहसुन प्याज भी खाना मना होता है। धार्मिक त्योहारों जैसे दिवाली, दशहरा, होली, अष्टमी आदि के दिन विशेष व्यंजनों का भी आयोजन होता है। पारंपरिक तौर पर शुभ अवसरों पर कुछ मीठा बनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं भोजन संबंधी आदतें। ये भी हमारे आहार आयोजन को काफ़ी प्रभावित करती है। भोजन संबंधी आदतें आहार आयोजन को काफ़ी प्रभावित करती है। जैसे कुछ लोग नाश्ता भारी करते हैं तो कुछ रात्रि का भोजन, कुछ चावल पसंद करते हैं तो कुछ रोटियां या चपाती। व्यक्तिगत पसंद नापसंद व्यक्ति की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चे प्राय दूध और हरी सब्जियां नापसंद करते हैं। छोटे बच्चों को सब्जियां तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, सब्जी में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वो आलू पसंद करते हैं, बाकी हरी सब्जियां उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके कुछ व्यंजन बनाकर उन्हें देने से वो शायद अच्छे से खा सके। जैसे दूध से आइसक्रीम, कस्टर्ड, खीर, सेवई, इन सब चीज़ों को बनाकर देने से बच्चे उसे रुचिपूर्वक खा सकते हैं। इसके बाद है जीवन शैली। रहन सहन का स्तर भी काफ़ी प्रभावित करता है। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली भिन्न होती है, अतः परिवार में एक दिन में खाए जाने वाले आहारों की संख्या भी भिन्न होती है। हर परिवार के रहन सहन का स्तर अलग होता है। साथ में खाने के समय में भी अंतर होता है। किसी दो परिवार का एक समान कभी भी रहन सहन या खान पान नहीं हो पाता है। कुछ परिवारों में एक दिन में 2 या 3 बार खाना खाया जाता है, जबकि अन्य परिवारों में 5 से 6 बार खाने की व्यवस्था है। खाने का समय भी प्रत्येक परिवार में भिन्न होता है। यह इसलिए क्योंकि व्यक्ति की आय, कार्यशीलता, शारीरिक अवस्था आदि आहारों की संख्या और समय को प्रभावित करती है। जैसे उच्च आय वर्ग के लोगों के आहारों की संख्या निम्न आय वर्ग के लोगों की तुलना में अधिक होती है। आहार आयोजन करते समय इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि किस दिन कौन से आहार में परिवार के सभी सदस्य घर में उपस्थित होते हैं। कुछ विशेष अवसर पर या जब परिवार के सभी सदस्य घर में उपस्थित हो तो कुछ ऐसे व्यंजन बनाना
ताकि सभी लोग मिलजुल कर बैठकर एक साथ उसे ग्रहण कर सकें। जिन पौष्टिक तत्वों की कमी पूरे दिन के आहार में रह गई हो, वे तत्व उस आहार में सम्मिलित करने चाहिए। कुछ लोगों का कार्य क्षेत्र ऐसा होता है, उन्हें सप्ताह में कई बार पार्टी देनी पड़ती है या कई पार्टियों में जाना पड़ता है। ऐसे लोगों का घर पर लिया जाने वाला आहार बिल्कुल ही सादा ये और हल्का होना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं व्यवसाय। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय भी अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति शारीरिक परिश्रम अधिक करता है तो कोई व्यक्ति मानसिक परिश्रम अधिक करता है। क्रियाशीलता के आधार पर व्यक्ति साधारण क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अत्यधिक क्रियाशील होता है। व्यक्ति की तो ऐसे व्यक्तियों में कम या अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। फिर है आदत। आहार आयोजन को लोगों की आदत भी काफ़ी प्रभावित करती है। जैसे आहार आयोजन आदतों से भी प्रभावित होता है। यदि परिवार के किसी सदस्य को चाय अधिक पीने की आदत है तो वह चाय ही पीता है, खाने से अधिक उनका ध्यान क्या है, चाय पर ही रहता है। उसी प्रकार किसी सदस्य को दूध पीना अच्छा लगता है तो उसे दूध देना पड़ता है। बच्चे प्राय हरी सब्जियां, सलाद, दूध आदि पसंद नहीं करते तो उन्हें आइसक्रीम, शरबत, चाट, पकौड़ी आदि उनके रुचि के अनुसार देनी होती है। अतः आरंभ में ही उपयुक्त आदतों का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर है लास्ट पॉइंट है इसका, विशेष अवस्था। विभिन्न विशेष अवस्थाओं में पौष्टिक मांग में वृद्धि अथवा कमी हो जाती है। कुछ विशेष परिवार में इतने सारे सदस्य होते हैं, वैसे में कुछ विशेष परिस्थिति या विशेष अवस्था के लोग भी होते हैं जिनके आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की या तो अधिकता हो जाती है या उसे कम किया जा सकता है। जैसे इसमें गर्भावस्था तथा धात्री अवस्था में पोषक मांग में वृद्धि हो जाती है और रोगावस्था में क्रियाशीलता कम हो जाने के कारण ऊर्जा की मांग कम पड़ जाती है। क्या है, गर्भवती महिला के पोषक तत्व में पोषक तत्व उन्हें अधिक चाहिए और एक बीमार व्यक्ति है तो उनमें क्या है, बीमार होने की वजह से क्रियाशीलता कम हो जाती है, तो ऐसे में उनके आहार में ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है। कभी कभी किसी विशेष रोग में कोई पौष्टिक तत्व हानिकारक भी हो सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, मधुमेह है, तो उनके लिए कार्बोहाइड्रेट काफ़ी हानिकारक हो जाता है, तो उनके आहार से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बिल्कुल ही हटा दिया जाता है। अतः हानिकारक भोज्य पदार्थ को आहार में बिल्कुल सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ये क्या था, विशेष अवस्था। तो बच्चों, आज हम लोगों ने आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों के बारे में जानकारियाँ हासिल की। आशा है आप लोग इसे अच्छे से समझ पाए होंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आहार आयोजन से लाभ, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।